Hello students, I Nidhi welcomes you to Nidhi Ki Pathshala, and today in part 6th we are going to study that how business classes initiated the civil disobedience movement, how did they related to civil disobedience movement, and I hope कि आपने last class में सब समझा कि किस तरह से जो participants थे irrespective चाहे वो rich peasants थे चाहे वो poor peasants थे, they all contributed a lot to national movement, to these movements, right? Specifically civil disobedience movement. So during the First World War, Indian merchants and industrialists has made huge profits and become powerful. तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, तो इंडियन मर्चेंट्स की अगर हम बात करें, इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें अगर हम, तो उन्होंने ह्यूज प्रॉफिट्स अर्न करे थे उस टाइम पे एंड दे बिकेम पावरफुल. फाइन. तो सो कीन ऑन एक्सपैंडिंग देयर बिजनेस, दे वर वेरी कीन. नेचुरली अगर आज हम एक बिजनेस कर रहे हैं एंड वी आर फ्लरिशिंग इन दैट बिजनेस, तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम आगे बढ़े और हम चुनौतियों का सामना करके और ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएँ और ज़्यादा अगर हम देखें तो इनिशिएट कर पाएँ. फाइन. तो वैसे ही इन लोगों ने सोचा कि दे नीड टू एक्सपैंड देयर बिजनेस. दे नाउ रिएक्टेड अगेंस्ट कलोनियल पॉलिसीज. दे वांटेड दैट दोज कलोनियल प्रैक्टिसेस शुड कम टू एन एंड. व्हाई? First, very important point, because it restricted their business activities. They wanted protection against imports of foreign goods and a rupee sterling foreign exchange ratio that could discourage imports. Naturally they were Indians, right? They were big industrialists, big Indian industrialists. तो वो चाहते थे कि कहीं ना कहीं बिकॉज ये कलोनियल पॉलिसीज उनके बिजनेस को हैम्पर कर रही हैं, तो इसीलिए कुछ इस तरह के स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए, स्ट्रिक्ट कदम उठाने चाहिए जिनसे वो एक ये जो रेशो है, जो एक्चुअली अगर हम देखें कि रुपी स्टर्लिंग रेशो है, दैट शुड actually discourage imports. Fine. So to organize business interests, they formed Indian Industrial and Commercial Congress in 1920. 1920 में एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ जिसका नाम था इंडियन इंडस्ट्रियल कमर्शियल कांग्रेस, और वहीं से एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई 1927 में, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था फिकी, दैट इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. और बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, जो प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जैसे अगर हम बात करें पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, जीडी बिरला, इन सब ने, इन इंडस्ट्रियलिस्ट ने, दे अटैक्ड कलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमी. उन लोगों ने कहा कि सी, भारत हमारा देश है, सो इट शुड एक्चुअली बी अंडर आर कंट्रोल. तो ये जो कलोनियल पॉलिसीज हैं, कलोनियल कंट्रोल है, दिस इज नॉट एट ऑल राइट, दिस शुड नॉट बी सपोर्टेड. फाइन. सो देयरफॉर दे सपोर्टेड, दोज बिग इंडस्ट्रियलिस्ट सपोर्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब ये पहले लॉन्च हुआ, व्हेन इट वाज फर्स्ट लॉन्च. सो दे गेव फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड रिफ्यूज टू बाय और sell imported goods. So उन्हें लगा कि now what the need of an hour is that they need to give financial assistance, and they refused. उन्होंने refuse कर दिया कि वो ना तो किसी तरह का imported goods खरीदेंगे ना sell करेंगे. So most businessmen came to see Swaraj as a time when colonial restrictions on business would no longer exist. तो बहुत सारे businessmen थे, उन्होंने सोचा कि स्वराज एक ऐसा समय लाएगा जब कोई colonial restriction नहीं होगी business पे, जब वो trade कर पाएंगे और industry और trade जो है वो flourish करेगा without any constraints, विदाउट एनी रोक रुकावट, कि हमें कोई रोक नहीं होगी, कोई टोक नहीं होगी, एंड वी आर गोइंग टू फ्लरिश इन द बिजनेस, इन ट्रेडिंग सेक्टर ऑफ कोर्स. फाइन. सो बट आफ्टर द फेलियर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बिजनेस ग्रुप्स वर नो लॉन्गर यूनिफॉर्मली एंथुजियास्टिक. पर हमें पता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे, या अगर हम एनसीएम के टाइम की भी बात करें, तो ये जितनी भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई, ये एक डिसअपॉइंटमेंट लेके आई, कोई ये बहुत सक्सेसफुल नहीं रही. फाइन. तो इसी वजह से अगर हम देखें तो ये जो बिजनेस ग्रुप्स थे, इन्होंने कोई ज़्यादा एंथुजियाज्म शोकेस नहीं किया, रादर दे वर एप्रीहेंसिव ऑफ स्प्रेड ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज़. उन्हें कहीं ना कहीं शक हो रहा था, उन्हें लग रहा था कि कहीं ये इसकी वजह से मिलिटेंट एक्टिविटीज़ जो हैं वो बढ़ ना जाएं. सो देयरफॉर दे वर वरीड अबाउट लॉन्ग डिस्ट्रप्शन ऑफ बिजनेस. इसलिए उन्हें कहीं ना कहीं डर था कि अगर हम ये मूवमेंट ज़्यादा समय के लिए कंटिन्यू करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि बिजनेस को इफेक्ट पड़े. फाइन. बिजनेस हाउसेस को उसका इंपैक्ट पड़े. तो एज वेल एज ऑफ द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म, और जैसे सोशलिज्म अपने पांव पसार रहा था, ठीक है, अमंग द यंग मेंबर्स ऑफ कांग्रेस, तो दे वर एक्चुअली वेरी एप्रीहेंसिव अबाउट द सेम. सो द इंडस्ट्रियल वर्किंग कंडीशंस और क्लासेस डिड नॉट पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन लार्ज नंबर्स एक्सेप्ट इन नागपुर रीजन. अगर हम बात करते हैं जितने भी इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस थे,
दे डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दे वर एक्चुअली रिलक्टेंट, उन सब ने पार्टिसिपेट नहीं किया बहुत ज़्यादा नंबर्स में इनिशियली। अगर हम देखें सिविल डिसोबीडियंस की बात करें, एनसीएम की बात करें, सत्याग्रह मूवमेंट की बात करें, तो बहुत सारे मूवमेंट्स हुए और काफ़ी लार्ज नंबर में हुए। पर यहाँ पे इस बार जब एग्जैक्टली दोबारा रिलॉन्च किया गया सीडीएम, तो इस बार लोगों को ज़्यादा नंबर में दे डिडंट पुट इन, फाइन। सो सिर्फ अगर हम नागपुर की बात करें तो यहाँ पे यही एक ऐसा रीजन था जहाँ पे ज़्यादा लोग आए थे, दे जस्ट पुट इन देयर एफर्ट। एज द इंडस्ट्रियलिस्ट केम क्लोजर टू द कांग्रेस, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट क्लोजर आए कांग्रेस कमेटी के, कांग्रेस पार्टी के, तो जितने भी वर्कर्स थे ना वो अपने आप को अलग रखना शुरू कर दिया, दे स्टेड अलूफ। सो इसीलिए अगर हम देखें तो बहुत सारे वर्कर्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेशन बिल्कुल नहीं थी उनकी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, रादर उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कुछ प्रोग्राम्स अडॉप्ट कर लिए थे, गांधीयन प्रोग्राम्स, रादर कुछ आइडियाज उन्होंने गांधीयन प्रोग्राम से अडॉप्ट कर लिए थे, जैसे कि बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मूवमेंट अगेंस्ट लो वेजेस और पुअर वर्किंग कंडीशंस, तो इसके खिलाफ उन्होंने एक जंग लड़नी शुरू कर दी थी कहीं ना कहीं अगर हम देखें। सो देयर वर स्ट्राइक्स बाय रेलवे वर्कर्स, अगर हम बात करें 1930 की तो रेलवे वर्कर्स ने स्ट्राइक शुरू किया, अगर हम बात करें डॉक वर्कर्स की तो 1932 में डॉक वर्कर्स ने स्ट्राइक शुरू किया। सो इस तरह से 1930 1932 में बहुत सारे लोग जो थे वो स्ट्राइक पे चले गए थे, रिस्पेक्टिव दे बिलोंग फ्रॉम रेलवे और फ्रॉम डॉकवर्थ। सो अगर हम बात करते हैं 1930 की, 1930 का वो टाइम था जब थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स इन छोटा नागपुर टिन माइंस, उन्होंने क्या किया, गांधीयन कैप पहननी शुरू करी एंड दे जस्ट स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द रैलीज एंड दे बॉयकॉट द कैंपेन्स, फाइन। बट द कांग्रेस वाज रिलक्टेंट टू इंक्लूड वर्कर्स डिमांड। मैंने आपको पार्ट 5 में पढ़ाया था कि अगर पुअर पेजेंट्स की डिमांड थी नो रेंट कैंपेन, और अगर ये नो रेंट कैंपेन कांग्रेस भी लागू कर देता तो कहीं ना कहीं ये जो लैंडलॉर्ड्स हैं, ये जो बड़े बड़े पेजेंट्स हैं, ये इनके खिलाफ हो जाते। तो ये नहीं चाहते थे, ऐसा नहीं चाहते थे ये लोग कि कुछ इस तरह का हो। सो इसीलिए उन्होंने इसको अडॉप्ट नहीं करा। इट फेल्ट दैट दिस वुड एलिनेट इंडस्ट्रियलिस्ट। अगर ऐसा हुआ, अगर ये पुअर फार्मर्स को, पुअर पेजेंट्स को भी अगर ये इंक्लूड कर लेंगे तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलिस्ट जो कांग्रेस पार्टी है उससे एलियनेट होना शुरू हो जाएंगे, वो एक अलगाव का बिहेवियर शो करना शुरू कर देंगे, फाइन। सो अगर हम बात करते हैं अनदर इंपॉर्टेंट फीचर जो सीडीएम की थी, बहुत सारे ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स रहे हैं अगर हम देखें सीडीएम के, जहां पे अगर हम देखते हैं कि लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन थी विमेन की, फाइन। अगर हम गांधी जी सॉल्ट मार्च की बात करें, ड्यूरिंग गांधी जी सॉल्ट मार्च थाउजेंड्स ऑफ वुमेन केम आउट ऑफ देयर होम्स टू लिसन टू हिम। बहुत सारी हजारों की तादाद में जो औरतें थी, जो विमेन फोक थी, वो बाहर आए और उन्होंने ये सब देखा, सुना और उनको फॉलो किया। सो दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट। उन्होंने भी सोचा कि चलो अब हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए इन प्रोटेस्ट मार्चेस में, इन ये जो लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं सॉल्ट, फाइन। क्योंकि तुम्हें पता होगा बच्चों, पार्ट 5 में मैंने बताया था कि मोनोपोली सॉल्ट प्रोड्यूस करने की सिर्फ किसके पास थी, ब्रिटिश के पास, फाइन। तो जो हमारे ये गांधी जी थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बेसिकली वो ब्रेक किया सॉल्ट लॉ, फाइन। इसीलिए कहीं ना कहीं अगर देखें तो फॉरेन क्लोथ भी पिकेटेड हुआ, लिकर शॉप्स पिकेट हुई, बहुत सारे लोग जेल गए। और अर्बन एरियाज की अगर हम बात करें तो जो विमेन देवर फ्रॉम हायर कास्ट फैमिलीज, तो जो भी पार्टिसिपेंट्स थे वहां पे जो विमेन फोक की अगर मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ, सो दोज विमेन फोक बिलोंग फ्रॉम हाई कास्ट फैमिलीज। और वेयर एज ऑन द वेरी अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट रूरल एरियाज, तो वहां पे वो रिच पेजेंट हाउस होल्ड से आए, फाइन। तो इसीलिए अगर हम गांधी जी की बात करें, मूव्ड बाय गांधी जी कॉल, दे बिगैन टू सी सर्विस टू द नेशन एज अ सेक्रेड ड्यूटी ऑफ विमेन। तो नेचुरली अगर हम बात करते हैं गांधी जी की, तो गांधी जी की ये बातों से बहुत एक डीप इम्पैक्ट पड़ा उन्हें। कहीं ना कहीं उन्हें ये लगने लगा कि जो सर्विस वो नेशन को दे रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, बट ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम विमेन की भी ड्यूटी बनती है, फाइन। येट दिस इंक्रीज्ड पब्लिक रोल डिड नॉट नेसेसरली मीन एनी रेडिकल चेंज इन द वे पोजीशन ऑफ द विमेन वाज विजुअलाइज्ड। क्योंकि इनिशियली मैंने हमेशा एक बात बोली है कि विमेन को हमेशा यही सोचा गया कि दे आर फॉर रेयरिंग एंड बेयरिंग ऑफ किड्स, फाइन। सो ये सोचना विमेन के पार्ट पे कि वो लीड करेंगी किसी भी फ्रीडम स्ट्रगल को, तो ये बहुत एक उस टाइम के लिए बहुत एक नया कंसेप्ट था जो इतनी इजीली वो लोग स्वैलो अप नहीं कर सकते थे। सो गांधी जी वाज कन्विंस्ड दैट इट वाज द ड्यूटी ऑफ वुमेन टू लुक आफ्टर होम एंड द हर्थ। तो उनके हिसाब से, गांधी जी के हिसाब से, ये एक ड्यूटी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेडी की कि वो घर भी देखे, दे शुड बी गुड मदर्स, दे शुड बी गुड वाइफ्स एज वेल एज दे शुड बी गुड सिटीजंस एट द सेम टाइम,
फाइन. सो एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम द कांग्रेस वाज रिलक्टेंट टू अलाउ विमेन. अगर हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी वाज रिलक्टेंट. व्हाई? बिकॉज दे डिड नॉट वांटेड विमेन टू होल्ड एनी सीनियर पोजीशन और द पोजीशन ऑफ अथॉरिटी. वो नहीं चाहते थे कभी भी कि विमेन जो है, विमेन फोक जो है, वो कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन ले, फाइन, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो इसीलिए ये कुछ ऐसी चीजें थी जो उस टाइम पे हुई. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट ऑफ स्वराज. फाइन, क्योंकि अगर हम देखें तो नॉट ऑल सोशल ग्रुप्स वर मूव्ड बाय एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट ऑफ स्वराज. बहुत अगर हम देखते हैं ना कि सारे सोशल ग्रुप्स दे वर मूव्ड बाय दीज कंसेप्ट्स ऑफ स्वराज, तो ऐसा नहीं था. एक ऐसा ग्रुप है जिसके बारे में मैंने पूरे 5 पार्ट्स में बात नहीं करी, जो मैं आज 6th पार्ट में करने जा रही हूँ. तो आज हम पार्ट 6 में पढ़ेंगे कि एक जो सबसे पहली लिमिटेशन थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, वो ये थी कि जो नेशन के अनटचेबल्स थे, फाइन, उनको इस मूवमेंट में बहुत बाद में लिया गया. नॉट ऑल सोशल ग्रुप्स वर मूव्ड बाय द एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट ऑफ स्वराज. सारे ही सोशल ग्रुप्स नहीं थे जो सब कुछ सारे, ऐसा अगर हम सोचे कि सभी इन्वॉल्व थे, ऐसा नहीं था. एक ऐसा ग्रुप था, वन सच ग्रुप वाज द नेशंस अनटचेबल्स, हु फ्रॉम अराउंड द 1930s हैड बिगन टू कॉल देमसेल्व्स दलित और अप्रेस्ड. तो 1930 से ये जो अनटचेबल्स थे, इन्होंने अपने आप को दलित कहना या अप्रेस्ड क्लासेस कहना शुरू कर दिया. फाइन, ये एक ऐसी क्लासेस थी जिनको मूवमेंट में अभी तक उतना अधिकार नहीं मिला था. फाइन. So for long the Congress had ignored the Dalits. बहुत लंबे समय की अगर हम बात करें तो बहुत लंबे समय से कांग्रेस ने ये दलित को इग्नोर किया. उन्हें लगता था कि कहीं ना कहीं अगर वो कांग्रेस पार्टी अगर ये दलित्स को अपनी पार्टी के अंदर शामिल करेगी, तो जितने भी सनातनीज हैं, जितने भी कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज हैं, वो ऑफेंड फील करेंगे. और महात्मा गांधी जी ने ऑन द वेरी अदर हैंड ही डिक्लेयर्ड दैट स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 years if untouchability was not eliminated. So he was very clear about his part that if in case India, on a very clear notion, India wants to achieve or to attain independence, they need to get rid of the concept of untouchability. Fine. So इसलिए untouchability as a concept बहुत important था उसको eliminate करना. He called the untouchables Harijans or the children of God. अगर हम बात करें गांधी जी की, तो वो कहा करते थे कि ये एक भगवान के बंदे हैं, बच्चे हैं भगवान के. एंड ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर देम एंट्री. और गांधी जी की ही अगर हम देखें एफर्ट्स थे, जो ये जितने भी दलित्स थे, ऑप्रेस्ड क्लासेस थी, इनको मौका मिला कि ये टेम्पल्स में इन्होंने एंट्री ली, पब्लिक वेल्स यूज़ करने शुरू करे, टैंक्स, रोड्स, स्कूल्स में जाना शुरू किया. और गांधी जी ने ये शोकेस करने के लिए खुद पब्लिक टॉयलेट साफ करने शुरू कर दिए. ही हिमसेल्फ क्लीन टॉयलेट्स टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ भंगी, द स्वीपर. ठीक है, तो अगर हम स्वीपर की बात करते हैं तो नेचुरली गांधी जी ने कहा कि ये डिग्निटी ऑफ लेबर होती है. ठीक है, और हमें कभी भी डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. तो इसीलिए उन्होंने पब्लिक टॉयलेट्स क्लीनिंग का काम खुद किया. एंड उन्होंने परजुएट किया अपर कास्ट को कि वो अपने हार्ट को बदलें, अपने दिल को बदलें, अपनी सोच का दरिया बदलें, और ये जो सिन है अनटचेबिलिटी का, दे शुड गिव अप. ये खत्म कर देना चाहिए जो सिन है अनटचेबिलिटी का. बट बहुत सारे ऐसे दलित लीडर्स थे, उनका तो इस चीज़ पे एक अलग ही एस्पेक्ट था, इनकी अलग ही सोच थी. उन्होंने कहा कि हमें तो भाई एक अलग रिजर्व्ड सीट चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, हमें एक सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए कि दलित मेंबर्स उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इलेक्ट कर पाए. फाइन, वो इलेक्शन के लिए खड़े भी हो पाए. तो उन्हें एक सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए था. तो अगर हम बात करें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की, तो उनके हिसाब से पॉलिटिकल एम्पावरमेंट वो था वुड रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर सोशल डिसेबिलिटीज. अब उनके हिसाब से अगर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट उनको मिलती है, तो नेचुरली उनकी जो सोशल डिसेबिलिटीज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू सोशल डिसेबिलिटीज, वो भी खत्म हो जाएंगी एट एनी हाउ. सो दलित पार्टिसिपेशन इन CDM वाज देयर फॉर लिमिटेड. तो अगर हम बात करते हैं दलित पार्टिसिपेशन की, तो CDM में वो बहुत लिमिटेड थी. पर्टिकुलरली महाराष्ट्र, नागपुर रीजन की अगर हम बात करें, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन काफी स्ट्रॉन्ग था. तो अगर हम बात करते हैं ना BR अम्बेडकर की, भीमराव अम्बेडकर जी की, तो ही ऑर्गेनाइज द दलित्स इनटू डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930. 1930 में एक एसोसिएशन बनी जिसका नाम रखा गया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन. और उनका क्लैश हुआ गांधी जी के टाइम पे, उनका क्लैशेस होने शुरू हुए ओपिनियंस के गांधी जी के साथ, जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात हुई. और वहां पे एक सेपरेट इलेक्टोरेट अगर हम देखें तो किसने मांगा? BR अम्बेडकर जी ने. उन्होंने एक सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की फॉर दलित्स. सो व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसीडेड, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्चुअली कन्विंस हो गए, उन्होंने सोचा चलो ठीक है अम्बेडकर की डिमांड को पूरा करें, तो गांधी जी ने फास्ट अनटू डेथ की बात कर दी. उन्होंने कहा मैं भूख हड़ताल पे जाऊंगा, मैं अनशन पे जाऊंगा. ही बिलीव दैट सेपरेट इलेक्टोरेट्स. क्यों? यहां पे इंपॉर्टेंट है बच्चों ये पॉइंट, बहुत ध्यान से सुनना.
उन्होंने ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ये बिलीव करते थे, ही बिलीव दैट सेपरेट इलेक्टोरेट्स और दलित्स वुड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ देयर इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी। अगर ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स का सिस्टम आएगा तो एक जो इंटीग्रेटेड हमारी सोसाइटी है, वो जो उनका एक कोशिश है कि एक इंटीग्रेशन लाना सोसाइटी के अंदर, वो खत्म हो जाएगा। अंबेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधी जी पोजिशन। अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर समझ गए कि गांधी जी की जो एक पोजीशन है वो काफ़ी स्ट्रांग है, एंड इसीलिए पूना पैक्ट हुआ 1932 में, सितंबर 1932 में, जिसमें ये कहा गया कि रिजर्व्ड क्लासेस, जिनको बाद में बोला गया था शेड्यूल कास्ट, रिजर्व्ड सीट्स इन प्रोविंशियल एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, उनको रिजर्व्ड सीट्स मिलेंगी, दे विल गेट रिजर्व सीट्स इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, बट दे विल बी वोटेड टू जनरल इलेक्टोरेट। बट देखो यहाँ पे एक तीर से दो निशाने हुए, गांधी जी की भी बात रखी गई और अंबेडकर की भी। हालांकि अलग अलग प्रोविंशियल और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में उनका नाम होगा, बट वो जब वोटिंग होगी तो जनरल इलेक्टोरेट से होगी। फाइन। सो द दलित मूवमेंट हाउएवर कंटिन्यू टू बी एप्रीहेंसिव ऑफ कांग्रेस लेड नेशनल मूवमेंट। बट ये जो दलित्स थे ये हमेशा ही एप्रीहेंसिव थे, ये हमेशा से ही कंफ्यूज्ड थे, हमेशा से इनको शक रहता था कि जो ये सोच रहे हैं क्या ऐसा होगा भी। सो सम ऑफ द पुलिस, अगर हम बात करें मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की जो इंडिया में चल रही थी, उन्होंने ये सीडीएम को बड़ा ही ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स दिया। तो बहुत सारी मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थी इंडिया में जिन्होंने बहुत एक ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स दिया, बहुत ठंडा रिस्पॉन्स दिया सीडीएम को। अब जब से एक्चुअली नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट का जो डिक्लाइन आया था, फाइन, और जब से ये जो हमारा एक मुस्लिम सेक्शन था, उन्होंने अपने आप को अलगाव फील करना शुरू कर दिया कांग्रेस से, दे फेल्ट एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस। सो ये समय था 1920 का, व्हेन कांग्रेस केम टू बी मोर विजिबली एसोसिएटेड विद ओनली ओपनली हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप्स लाइक हिंदू महासभा। तो अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का झुकाव भी किस तरफ था ज़्यादा, अगर हम बात करते हैं हिंदू रिलीजियस ग्रुप्स की तरफ था, जैसे हिंदू महासभा की बात करें। तो जैसे जैसे ये रिलेशंस हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में बहुत ज़्यादा वर्स होते गए, कम्युनिटी में और ज़्यादा राइट्स लाइक सिचुएशन होने लग गई, और इस तरह से हिंदू मुस्लिम्स में बहुत कम्युनल क्लैशेस भी होने लग गए, और राइट्स बहुत जगहों पे देखे जाने लगे, महसूस किए जाने लगे, जो कि सही नहीं था। फाइन। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थी उन्होंने बहुत एफर्ट डाला, उन्होंने सोचा कि रीनेगोशिएशन होना चाहिए, एक अलायंस, एक गठन होना चाहिए। बट 1927 में अगेन ये जो यूनिटी थी, इट कुड नॉट बी फॉर्स्ड। द इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस वर ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अगर हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की, तो ये जो बेसिक क्वेश्चन उठे थे वो ये थे कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये किसकी होगी, क्या मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेशन होगी या हिंदूज की होगी। सो यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट शुरू हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना, वन ऑफ द लीडर्स ऑफ मुस्लिम लीग, वॉज विलिंग टू गिव अप द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स। तो मोहम्मद अली जिन्ना, जैसे हम जानते हैं पाकिस्तान के फाउंडर हैं, वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ठीक है, मुस्लिम लीग जो है वो विलिंग है कि वो अपना डिमांड खत्म कर देगा सेपरेट इलेक्टोरेट का। कब अब कंडीशन सुनना ध्यान से। इफ मुस्लिम्स वर एश्योर्ड रिजर्व्ड सीट्स इन सेंट्रल असेंबली एंड रिप्रेजेंटेशन इन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन इन द मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस। तो ये एक बहुत की कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट था कि मुस्लिम्स को ये श्योरिटी दी जाए कि उनको रिजर्व्ड सीट्स मिलेंगी सेंट्रल असेंबली में, और उनकी रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल प्रोपोर्शनेट होगी पॉपुलेशन की, क्योंकि हमारे मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस थे बंगाल एंड पंजाब। फाइन। सो नेगोशिएशंस जो थी इसके ऊपर चली, नेगोशिएशंस ओवर द क्वेश्चंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यूड, बहुत सारी रिप्रेजेंटेशंस हुई, नेगोशिएशंस की बात चली, बट ऑल द होप ऑफ रिजॉल्विंग द इशू एट द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इन 1928 डिसअपियर्ड। पर ये जिस तरह की नेगोशिएशंस चल रही थी, ये सब नेगोशिएशंस खत्म होने लग गई 1928 की कॉन्फ्रेंस के बाद, व्हेन एम.आर. जयकर ऑफ हिंदू महासभा स्ट्रांगली अपोज्ड एफर्ट्स एट कॉम्प्रोमाइज। जब ये हमारे अगर एम.आर. जयकर की बात करें, इन्होंने हिंदू महासभा के अंदर ये स्ट्रांगली अपोज किया कि ऐसा नहीं होगा। When the civil disobedience movement started, जब ये सीडीएम मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, वहाँ पे एक एटमॉस्फेयर था बड़ा सस्पिशन का, डिस्ट्रस्ट, क्योंकि ऑफकोर्स मुस्लिम और हिंदूज में उस टाइम पे कोई ट्रस्ट लेवल इतना बहुत ज़्यादा नहीं था। फाइन। एक अगर हम बोलें तो सस्पिशन रहता था उन्हें आपस में ही। फाइन। सो इट एक्चुअली दिस एलिनेटेड देम फ्रॉम द कांग्रेस। लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स कुड नॉट रिस्पॉन्ड टू द कॉल फॉर यूनाइटेड स्ट्रगल। अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड स्ट्रगल की, जो गांधी जी ने हमेशा प्रमोट करी, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ऑफकोर्स जो
बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स थे, दे वर नॉट सपोर्टिंग इट. वाई? बिकॉज कहीं ना कहीं एक माहौल था सस्पिशन का. उन्हें डर था कि वो माइनॉरिटी में है और ये जो हिंदू मेजॉरिटी है उनके कल्चर, उनकी आइडेंटिटी के लिए खतरा ना बन जाए. सो दे फियर दैट द कल्चर एंड आइडेंटिटी ऑफ माइनॉरिटीज वुड बी सबमर्ज्ड. वो सबमर्ज्ड हो जाएगा अंडर द डोमिनेशन ऑफ हिंदू मेजॉरिटी. अगर ऐसा हुआ तो हिंदू मेजॉरिटी हो जाएगी और मुस्लिम्स को रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी. सो क्लास, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अनदर टॉपिक, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, एंड इसके बाद होपफुली दिस चैप्टर विल बी ओवर. फाइन. सो नेचुरली अब हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो लास्ट पार्ट है, पार्ट 4 है नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर का. सो लेट्स कंटिन्यू एंड फिनिश इट. फाइन. सो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, अगर हम बात करते हैं नेशनलिज्म की, हम कहते हैं कि सी यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल. यहाँ भी यही था, नेशनलिज्म जो थी वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही थी. लोगों को विश्वास होने लग गया था कि पूरे नेशन में एक ही लेवल की है. एंड जब उन्हें लगा कि यूनिटी जो है उनको बाइंड कर सकती है, यूनिटी दैट बाइंड्स देम टुगेदर. बट ये एक्चुअली लोगों के मन में कब आया, कब ऐसा हुआ कि जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग थे उन्होंने ये सोचना शुरू करा कि हमें एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग चाहिए. सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग का मतलब ये होता है कि चाहे हम डिफरेंट कस्टम्स फॉलो करते हो, डिफरेंट रिलीजन्स फॉलो करते हो, बट ऑफकोर्स एक प्लेटफॉर्म पे आके एक कॉमन एजेंडा के लिए हम फाइट बैक कर रहे हैं. फाइन. So nationalism spreads when people begin to believe that they are all the part of the same nation. Nationalism की फीलिंग तभी स्प्रेड होती है जब हम सब एक बार विश्वास रखना शुरू करते हैं कि हम सब एक ही कंट्री के लोग हैं एंड वी ऑल आर टुगेदर. फाइन. एंड जब हमें लगता है कि यस यूनिटी जो है वो हमें बाइंड कर सकती है टुगेदर. बट हाउ डिड द नेशन बिकेम अ रियलिटी इन द माइंड्स ऑफ पीपल. कैसे जो नेशन है वो एक रियलिटी बन सकता है लोगों के दिलो दिमाग में. फाइन. तो अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग आए, जुड़े, एक सेंस ऑफ collective belongingness हुई. So this sense of collective belongingness came partly through the experience of united struggle. अगर हम बात करते हैं ये sense of collective belongingness की, तो ये तब आया जब एक united struggle शुरू हुई. ठीक है, लोगों को लगने लगा कि जिनके कल्चरल प्रोसेसेस हैं, चाहे वो नेशनलिज्म के थ्रू कैप्चर किया गए लोगों की इमेजिनेशन हो, या हिस्ट्री हो, या फिक्शन हो, या फोकलोर हो, या सॉन्ग्स हो, या पॉपुलर प्रिंट्स हो, या सिंबल्स हो, ये सब जो है एक बहुत अहम रोल प्ले किया था टू एम्फेसाइज, टू बूस्ट अप नेशनलिज्म. फाइन. तो जो हमारी आइडेंटिटी है, हमारे नेशन की आइडेंटिटी है, इट इज ऑफन सिंबलाइज्ड इन अ फिगर और इमेज. जैसे हम कहते हैं ना भारत माता की जय, तो हमने एक सिंबल बना रखा है माता का. ठीक है, भारत माता के लिए हमने एक सिंबल क्रिएट कर रखा है. तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रही हूँ बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना है, इस पे क्वेश्चन बेस्ड आता है कि दिस हेल्प्स क्रिएट एन इमेज. क्यों एक जो कंट्री है, एक नेशन है, वो एक सिंबल से अपने आप को एक फिगर से अपने आप को सिंबलाइज करता है, एक इमेज से अपने आप को सिंबलाइज करता है. उसका रीजन है, दिस हेल्प्स क्रिएट एन इमेज विद विच पीपल कैन आइडेंटिफाई द नेशन. इस तरह की अगर इमेज बनाएंगे तो नेचुरली लोग अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाएंगे नेशन से. ठीक है. अब फॉर एग्जाम्पल हम ये ट्राई कलर फ्लैग जब हॉइस्ट करते हैं तो वी रिलेट दैट यस वी आर इंडियंस एंड दिस इज आर इंडियन फ्लैग. तो एक वो रिलेटिविटी आती है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है. इसी से ही अगर हम देखें तो ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म भी होता है. फाइन. एंड दैट द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया केम टू बी विजुअली एसोसिएटेड विद इमेज ऑफ भारत माता. तो मैंने अभी जैसे आपको बताया कि ऑफकोर्स एक विजुअल इमेज थी जो भारत माता की हमने लेके चले, एक सेंस ऑफ कलेक्टिविटी, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आई इससे. और ये जो इमेज थी पहली बार क्रिएट किया गया था बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. 1 मार्कर क्वेश्चन आते हैं इनमें से. फाइन. जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार एक इमेज बनाई थी भारत माता की. 1870 में उन्होंने वंदे मातरम लिखा एज अ हिम टू द मदरलैंड. ठीक है, हमें पता है वंदे मातरम, वी ऑल आर इंडियंस. सो लेटर इट वाज इंक्लूडेड इन हिज नोवेल ऑल्सो. उनकी एक नॉवल थी जिसका नाम था आनंद मठ. फाइन. और उसमें इन्होंने बहुत अच्छे से ये गाना गाया था, ये हिम गाया था और स्वदेशी मूवमेंट के बारे में बखान करा था. बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट चल रहा है उसके बारे में बताया था. मूव्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट, अबिंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ नहीं बच्चों, अबिंद्र, यहाँ पे ध्यान रखना, अबिंद्रनाथ टैगोर पेंटेड हिज फर्स्ट फेमस इमेज ऑफ भारत माता. उन्होंने बहुत फेमस इमेज बनाई भारत माता की, पेंट की. और इस पेंटिंग के अंदर भारत माता को ऐसे पोर्ट्रे किया गया एज एन एस्थेटिक फिगर.
कैसी फिगर, एस्केटिक फिगर, जो बहुत शांत है, बहुत कंपोज है, डिवाइन है, स्पिरिचुअल है। और इसी से अगर हम आने वाले सालों की बात करें, इन सब्सीक्वेंट ईयर्स द इमेज ऑफ भारत माता एक्वायर्ड मेनी डिफरेंट फॉर्म्स। तो ये जो भारत माता की जो इमेज थी, जो अगर हम बात करें रविंद्रनाथ टैगोर ने जो पेंट की थी, उसमें दिखाया वो बहुत शांत, वो बहुत कंपोज, काम, कंपोज, डिवाइन, स्पिरिचुअल है। और आने वाले सालों में जो और सब्सीक्वेंट ईयर्स हुए, तो उसमें भारत माता की इमेज को और ज़्यादा चेंजेस मिले, फाइन, और बहुत डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के हुए, सर्कुलेट जो किया गया पॉपुलर प्रिंट्स में किया गया, डिफरेंट डिफरेंट आर्टिस्ट ने पेंट किया। सो अगर हम बात करें तो डिवोशन टू दिस मदर फिगर केम टू बी सीन एज एन एविडेंस ऑफ वंस नेशनलिज्म। तो जिस तरह से ये मदर फिगर के लिए हमारी डिवोशन थी, ये दिखाता है, ये दर्शाता है हमारी फीलिंग टुवर्ड्स हम आर कंट्री, आर नेशनलिज्म, our feeling of nationalism. So ideas of nationalism also developed through a movement to revive Indian folklore. अगर हम बात करते हैं hymns की, अगर हम बात करते हैं folklores की, अगर हम बात करते हैं culture की, customs की, इससे हम बताते हैं कि सी वी आर सो प्राउड फॉर आवर कल्चर। इन द लेट 19th सेंचुरी, अगर हम 19वीं शताब्दी की बात करें, लेट 19th सेंचुरी की, तो जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया फोक टेल्स। और कहाँ से वो कौन गाता था, दे वर संग बाय बार्ड्स एंड दे टूर्ड विलेजेस टुगेदर फोक सॉन्ग्स एंड लेजेंड्स। तो जो बार्ड से बेसिकली वो दे यूज टू टूर डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस, बहुत सारे विलेजेस में जाते थे, एंड दे यूज टू गैदर फोक सॉन्ग्स, बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के फोक सॉन्ग्स लेके गैदर करते थे। और ये जो टेल्स थी, जो कहानियां थी, दे बिलीव्ड गिव अ ट्रू पिक्चर ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर। जो ये कहानियां बोली जाती थी, ये ट्रू कल्चर को रिप्रेजेंट करती थी, फाइन, बिकॉज इट वॉज एसेंशियल टू प्रिजर्व दिस फोक ट्रेडिशन इन ऑर्डर टू डिस्कवर वंस नेशनल आइडेंटिटी। अगर हम बात करते हैं नेशनल आइडेंटिटी की, तो बहुत जरूरी था, बिकॉज ये फोक ट्रेडिशन ही हमारी नेशनल आइडेंटिटी को रिस्टोर करने वाला था, बचाने वाला था, और हमारी एक सेंस ऑफ प्राइड जो है हमारी कंट्री के लिए, वो भी लाने वाला था। सो अगर हम बंगाल की बात करें, तो रविंद्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ ही बिगैन टू कलेक्ट बैलेड्स, ही स्टार्टेड कलेक्टिंग बैलेड्स, नर्सरी राइम्स, मिथ्स की अगर हम बात करें, और उन्हें मूवमेंट भी, उन्होंने अगर देखे तो उन्होंने मूवमेंट भी लीड करी थी फॉर फोक रिवाइवल। फाइन, ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, हमें चाहे पढ़ने में ये कुछ भी ना लगे, बट ऑफ कोर्स ये बहुत बहुत ज़रूरी था उस टाइम पे। फाइन, अगर हम मद्रास की बात करें तो नतेसा शास्त्री थी, उन्होंने पब्लिश किया था एक मैसिव 4 वॉल्यूम कलेक्शन तमिल फोक टेल्स को लेके, फोकलोर ऑफ सर्दर्न इंडिया, उन्होंने इसका नाम दिया फोकलोर ऑफ सर्दर्न इंडिया। फाइन, तो अगर हम बात करें, वो भी यही विश्वास करते थे, ही बिलीव दैट फोकलोर वॉज अ नेशनल लिटरेचर, वो विश्वास रखते थे कि ये एक नेशनल लिटरेचर है और मोस्ट ट्रस्टवर्दी मैनिफेस्टेशन है लोगों की रियल थॉट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स का। जैसे जैसे नेशनल मूवमेंट आगे बढ़ी, नेशनलिस्ट लीडर्स जो थे वो और ज़्यादा अवेयर हुए इन आइकन्स के बारे में और सिंबल्स के बारे में, और उन्हें ये समझ आ गया कि इन आइकन्स और इन सिंबल्स को पढ़ के वो एक्चुअल में दे कैन यूनिफाई पीपल एंड इंस्पायर एंड इट कैन इंस्पायर अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन देम। सो ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट, जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, तो ट्राई कलर फ्लैग जो था हमारा, रेड ग्रीन एंड येलो, उस टाइम पे वॉज डिजाइन, उस टाइम पे ये डिजाइन किया गया। तो इसमें 8 अगर देखें तो उसमें उस ट्राई कलर फ्लैग में 8 लोटसेस थे, रिप्रेजेंट करते थे 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, एंड अ क्रीसेंट मून रिप्रेजेंटिंग इन हिंदूज एंड मुस्लिम। तो नेचुरली ये उस टाइम की बात है जब इंडिया वाज अंडर कॉलोनियल रूल। फाइन, तो उस टाइम की रिप्रेजेंटेशन की बात की गई है। और 1921 की बात करें तो गांधी जी ने भी डिजाइन किया स्वराज फ्लैग, अगेन इट वाज अ ट्राई कलर रेड ग्रीन एंड व्हाइट फ्लैग, और एक स्पिनिंग व्हील था सेंटर में, रिप्रेजेंटिंग द गांधीयन आइडियल्स ऑफ सेल्फ हेल्प। क्योंकि जैसे अगर हम बात करें बंगाल की, तो स्वदेशी मूवमेंट जब बंगाल में चल रहा था, तो वहाँ पे एक फ्लैग, ट्राई कलर फ्लैग डिजाइन किया गया, जिसमें रेड ग्रीन येलो कलर था। फाइन, उसमें 8 लोटसेस थे, जिसमें 8 प्रोविंसेस रिप्रेजेंट कर रहे थे ब्रिटिश इंडिया के, जिसमें एक क्रीसेंट मून था जो रिप्रेजेंट कर रहा था हिंदूज एंड मुस्लिम्स को। वेयर एज ऑन दी वेरी अदर हैंड, अगर गांधी जी की बात करें, सो ही ऑल्सो डिजाइन द स्वराज फ्लैग। तो अगर देखें तो ये सब कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था उस टाइम पे। सो अगर हम बात करते हैं अदर मीन्स ऑफ क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, अगर और तरीके देखें नेशनलिज्म की फीलिंग को इंस्टिल करने के लिए, तो हम समझ सकते हैं री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। अगर 19वीं शताब्दी के अंत की बात करें, बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, बहुत सारे इंडियंस को ये फीलिंग आ गई थी, एक सेंस ऑफ प्राइड थी उनमें, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, एंड इट हैड टू बी थॉट अबाउट डिफरेंटली, और डिफरेंट तरीके से सोचने की ज़रूरत है। जो ब्रिटिश थे वो इंडियंस को बहुत बैकवर्ड और प्रिमिटिव समझते थे, वो ये सोचते थे कि दे आर इनकेपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्व्स। तो इसी रिस्पॉन्स में इंडियंस जो थे उन्होंने अपने पास्ट को देखना शुरू किया, उन्होंने इंडिया की ग्रेट अचीवमेंट्स को देखना शुरू किया, एंड दे जस्ट रोट अबाउट द ग्लोरियस डेवलपमेंट्स इन एंशिएंट टाइम्स।
जो एंशियंट टाइम्स में उन्होंने, ग्लोरियस टाइम में अगर हम बात करें, एंशियंट टाइम में जो उन्होंने अचीवमेंट्स करी उसके बारे में लिखना शुरू करा। जब आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात की गई, साइंस एंड मैथमेटिक्स की बात की गई, रिलीजन एंड कल्चर की बात की गई, लॉ एंड फिलोसफी की बात की गई, क्राफ्ट एंड ट्रेड जब फ्लरिश करते थे, तो सोच सकते हैं कि इंडिया, तभी तो इंडिया को हम क्या कहते हैं, सोने की चिड़िया। फाइन, तो वो ग्लोरियस टाइम था जब हम बात करते हैं कि लॉ, फिलोसफी, क्राफ्ट, मैथमेटिक्स, रिलीजन, कल्चर सब कुछ अमेलगमेटेड था इसके अंदर। दिस ग्लोरियस टाइम इन देयर व्यू वाज फॉलोड बाय हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन। तो ये ग्लोरियस टाइम था और एक टाइम पे हम पीक पे थे, बट ऑफ कोर्स आने वाले समय में ड्यू टू ब्रिटिश रूल, ड्यू टू कॉलोनियल रूल, हमारी कंडीशन बहुत मिजरेबल हो गई थी अंडर ब्रिटिश रूल। सो इसीलिए ये एफर्ट्स किए गए थे टू यूनिफाई पीपल, एंड दैट वाज बिकॉज दोज एफर्ट्स टू यूनिफाई पीपल वर नॉट विदाउट प्रॉब्लम्स। हम सोच सकते हैं कि अगर हमें कुछ पाना है तो नेचुरली कुछ प्रॉब्लम्स तो हमें फेस करनी पड़ेंगी। सो अगर हम अपने पास्ट की बात करें तो वी आर, एज हिंदूज वी कैन ग्लोरीफाई आवर पास्ट, बट व्हेन द इमेजेस सेलिब्रेटेड वर ड्रॉन फ्रॉम हिंदू iconography, then people of other communities felt left out. Of course, being an Hindu, आपने अपने कल्चर को प्रमोट किया, बट ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम जो डिफरेंट कल्चर्स के लोग थे वो बहुत एलिनेटेड फील करते थे। फाइन, सो विद दिस आई हैव कंप्लीटेड द चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। आई होप आप सबको पसंद आया हो, सबको समझ आया हो चैप्टर। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। गॉड ब्लेस यू ऑल।